वेलकम बैक। हमने पिछली जो है वो वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोल्ड वॉर के सीड्स वर्ल्ड वॉर टू के आखिर से ही जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं, और वो जो सीड है हिस्ट्री में वो जन्म लेते हैं वर्ल्ड वॉर टू के आखिर से। ठीक है। अब कोल्ड वॉर में क्या है, कोल्ड वॉर चली है 1947 से। कुछ लोग कहते हैं 1945 से शुरू हो गई थी, कुछ 1947 में, मतलब स्टोरी के बीच में ये क्लैश है। ठीक है। तो ये क्या है, दो आइडियोलॉजीज के बीच में एक जंग को जो है वो कोल्ड वॉर कहा जाता है। बैटल ऑफ टू आइडियोलॉजीज। एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे मर्केंटलिज्म पे बिलीव करते थे, और मर्केंटलिज्म कह रहे थे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे जो है वो बिलीव करते थे। और दूसरी जो चीज़ है वो यूएसएसआर के बीच थी, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की या हेगल की आइडियोलॉजी जो आगे जाके लेनिनिज्म बनती है उस पर बेस करती थी। ठीक है। तो कोल्ड वॉर क्या होता था, जिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन 1945 टू 1980। 19 अपना 91 है। नाइदर साइड एवर फाउट विद अदर। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट और आपका यूएसएसआर, ये दोनों मिलकर हम आपस में कंट्रीज में कभी भी वार नहीं कर रहे, अपनी आर्मी को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये दूसरे जो है वो कंट्रीज पे आइडियोलॉजिकल वार को लड़ेंगे। अच्छा। प्रॉक्सी वार जो है वो क्या होता था, प्रॉक्सी वार ये होता है कि आप जो है वो दूसरी फौज को सपोर्ट दें और प्रॉक्सी के तौर पर लड़ें। लेकिन कोल्ड वार जो है एक पीरियड को कहते हैं जो 1945 से लेकर 1991 में, जहाँ पे डायरेक्टली कभी भी दो कंट्रीज की आर्मी नहीं जीते। मतलब कोल्ड वॉर के अंदर आप प्रॉक्सी वॉर अंदर कह सकते हैं कि उसका जो है वो सुपर सेट है। बहुत सारे प्रॉक्सी वार होंगी, बहुत सारे क्लैशेस होंगे, गोरिल्ला वार्स होंगे। तो कोल्ड वार कलेक्शन ऑफ प्रॉक्सी वार्स, टोटल वार्स, और कलेक्शन ऑफ जो है वो गोरिल्ला वारफेयर, इन सारों को मिला के जो है वो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक जो है वो आपकी वारफेयर है, आपकी जो है बातों से वारफेयर हो रही है, ये सारे मिला के उसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। ठीक है। ये कोल्ड वॉर को कोल्ड इसलिए कहा जाता है कि कभी भी ये हॉट नहीं हुई, कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर कभी भी नहीं हुआ। अच्छा। द कंपटीशन बिटवीन द सुपर पावर इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अभी देखें ना, फॉरेन पॉलिसीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक सिस्टम और सोसाइटी, हर चीज में ये वार चल रही थी। हर चीज में लोगों में आपस में सस्पिशन थी इन वार के ऊपर। अच्छा। तो कैपिटलिज्म हमने पढ़ा है, आदम स्मिथ का कैपिटलिज्म पढ़ा है कि आदम स्मिथ क्या करता है, आदम स्मिथ कहता है फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए, स्टेट को मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कैपिटलिज्म वाले क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म वाले मार्केट को छोड़ दो, मार्केट में जो है वो जो है हिडन फोर्सेस होंगी जो मार्केट को खुद ही रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखो, स्टेट जो है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखने से मना नहीं करती। ऑन द अदर हैंड, फॉर कार्ल मार्क्स और एंगल की आइडियोलॉजी आगे जाके लेनिन की आइडियोलॉजी जो बनती है, जिसकी बुनियाद पर यूएसएसआर बना, तब वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ स्टेट के हवाले होना चाहिए, स्टेट को आप सब कुछ दें। आप स्टेट के जो है वो एक मतलब वो हायर किए हुए बंदे हैं। आप काम करें, ठीक है, कम्युनिटीज में काम करें, आपके घर वालों की हिफाजत, आपका जो हॉस्पिटल मेडिकल फ्री केयर है, आपकी जो एजुकेशन है, आपके बच्चों की जो एजुकेशन है, ये सारा कुछ, जॉब सिक्योरिटी आपकी, ये सारी जो है वो गवर्नमेंट के हवाले है। गवर्नमेंट जो है वो डे केयर सेंटर बनाएंगी बेबीज के लिए, ताकि जो है उनकी हिफाजत हो सके, उनकी जो है नर्सिंग हो सके। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो स्कूल और एजुकेशन कायम कर सके। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको पे दे सके। तो मतलब वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या कहते हैं कि आपने काम करना है अपनी सलाहियत के हिसाब से, आपको पैसे मिलेंगे आपकी फैमिली के हिसाब से, जितनी आपकी बड़ी फैमिली उतने आपको पैसे मिलेंगे। तो ये चीज सोशलिज्म या कम्युनिज्म में आ जाती है। कैपिटलिज्म वाले क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, जो जितना काम करेगा उसको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो उस हिसाब से उसको तनख्वाह मिलेगी।
देखने को तो कैपिटलिज्म हम देखते हैं कि वहाँ पे अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कैपिटलिज्म में फ्लॉ ये है कि कैपिटलिज्म में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाती है एक जगह पे। एक जगह पे कंसंट्रेट मतलब एक एक स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। डिवीजन ऑफ जो वेल्थ है वो इक्वल नहीं रहती। ऑन द अदर एंड सोशलिज्म जो है हमें सही लगता है कि सब कुछ गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करेगी, एजुकेशन वगैरह ये वो, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाता है कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म के अपने फ्लॉज हैं, कैपिटलिज्म के अपने फ्लॉज हैं। बहरहाल ये बड़ी आइडियोलॉजीज थी 1945 में, 1945 से लेकर 1991 तक ये दुनिया में ये आइडियोलॉजीज के बीच में क्लैश होता रहा। ठीक है। कम्युनिज्म वाज बेस्ड इन 1848 पब्लिकेशन कम्युनिज्म कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है। कार्ल मार्क्स और एंजल के बीच में जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इसकी बुनियाद पर रेवोल्यूशन भी आते हैं। इसकी बुनियाद पे हमने देखा कि 1848 में कम्युनिस्ट पार्टी बनती है इस मैनिफेस्टो की बुनियाद पे यूएसएसआर में। ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि जो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। कैपिटलिज्म के बारे में भी हमने ब्रीफली पढ़ लिया, स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अमेरिका में क्या होता था, अमेरिका में क्या फ्री इलेक्शन होते थे, लेकिन सोवियत यूनियन में क्या होता था, नो इलेक्शन और फिक्स, मतलब एक पार्टी का रूल होगा। अमेरिका में क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, सोवियत यूनियन एक पार्टी या एक रूलर होगा आपका। ठीक है। अमेरिका कैपिटलिस्ट था, वो कम्युनिस्ट था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मेहनत करेगा वो पाए। तो दूसरा सोवियत यूनियन क्या करता था, हर कोई दूसरे की मदद करेगा। रिचेस्ट वर्ल्ड पावर, पुअर इकोनॉमिक बेस, मतलब यहाँ पे जो है वो कैपिटलिस्ट वाले क्या करते थे, क्वेस्ट ऑफ मार्केट, तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो जो है रिचेस्ट वर्ल्ड पावर, जो रिच थे रिच थे वो यहाँ पे रहते थे अमेरिका में। जहाँ लेकिन वहाँ पे सोवियत यूनियन में ये चीज़ नहीं थी। ठीक है। पर्सनल फ्रीडम जो है वो हासिल थी, लेकिन लेकिन यूएसएसआर में पर्सनल जो है वो फ्रीडम हासिल नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द वेस्ट यहाँ पे सोसाइटी कंट्रोल बाय सीक्रेट पुलिस। ठीक है। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ मीडिया थी, जो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, कि आपने फ्रीडम देनी है, सेंसरशिप नहीं करनी। लेकिन सोवियत यूनियन में सेंसरशिप थी। वहाँ पे जो आइडियोलॉजी मजदूर की आइडियोलॉजी थी उसको प्रिवेल किया जाता था, जो पावर के तौर पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो रशियन रेवोल्यूशन है उसका दूसरा नाम है, यहाँ पे लेनिन का रूल आता है। ये सारा हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि वार से पहले वार कैसे होती है, कि अब देखिए, कैपिटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द सोवियत यूनियन अंटिल 1933। ये काजेस ऑफ वार का आपको बेसिक काजेस लिखेंगे कि काजेस क्या थे दोनों के बीच में, तो आप ये लिखेंगे कि जो कैपिटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट है उसने रिफ्यूज किया था सोवियत यूनियन को 1933। यहाँ से ही आप देखते हैं कि उसकी जो एलीट है अपना सोवियत यूनियन, उसके अंदर एक जज्बा था कि जो है वो shades of hostility between United States and USA began near the end of World War One। वहां से लेकर ही काम शुरू हो गया था। अमेरिका has depicted the Soviet Union as the almost devil incarnate। The Soviet Union has depicted America likewise। मतलब ये दोनों कंट्रीज में प्रोपेगेंडा चलता था, अवाम को जो है वो कहा जाता था कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद फ्रेंडशिप थी, लेकिन बिग थ्री जो कॉन्फ्रेंस थी हमने देखा था कि याल्टा कॉन्फ्रेंस थी, वो कहते थे कि फ्रेंडशिप हमारी लास्ट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। काजेज ऑफ कोल्ड वॉर क्या है, द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू एंड चेंजेस इन द बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर पहला खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, अब जो है वो बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया। ठीक है। रीबिल्डिंग द यूरोप, यूरोप को रीबिल्ड किया जा रहा था। जब यूरोप को रीबिल्ड किया जा रहा था तो वहाँ पे यूएसएसआर ने कहा था कि आपने पैसे यूरोप को तो दिए, लेकिन वहाँ से बिल्कुल यूएसएसआर को साइडलाइन कर दिया, हमने आपने हमें तो एड नहीं दी। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आया, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन गया, यूरोप रिकवरी प्लान और मार्शल प्लान, ये तीनों प्लान आए। इन तीनों प्लान के तहत यूरोप को हमने रीबिल्ड किया है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि हमने अभी पढ़ा था कि याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो उसने सोवियत ने कहा था कि ईस्टर्न यूरोप में मैं कब्जा तो करूंगा, लेकिन वहां से ऐसी गवर्नमेंट जो है वहां पे इलेक्शन करवाएंगे हम, और इलेक्शन के बाद ऐसी गवर्नमेंट को इंस्टॉल किएंगे जो प्रो सोवियत हो। मतलब प्रो सोवियत का मतलब ये कि जो फ्रेंडली सोवियत हो। लेकिन चर्चिल ने कहा था कि नहीं, आप जो है वो डेमोक्रेसी को लाएंगे। ठीक है। लेकिन उसने ये मादे को खिलाफ वर्जी की और बिल्कुल यूएस सोवियत के जो ट्रूप थे वो वहाँ पे रहते हुए थे।
डिवीजन ऑफ जर्मनी हो जाती है। जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उसमें से जो 3 हिस्से होते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये वेस्टर्न ब्लॉक कहलाता है। एक हिस्सा जो है वो यूएसएसआर के हिस्से में आता है। उसमें यूएसएसआर इलेक्शन के बजाय अपने जो पसंद की हुकूमत है वो लेके आता है। ठीक है। ये कॉन्फ्रेंसेस हमने पढ़े थे, मेजर लीडर एट द बिगिनिंग, काजेज ऑफ वार अगेन द बिग थ्री, विल्सन चर्चिल। अच्छा, ये पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस जिसमें जो है वो हैरी ट्रूमैन आ जाता है और फ्रैंकलिन द रोजवेल्ट जो है वो चला जाता है। विल्सन चर्चिल भी आगे जाके चला जाएगा और एटली यहाँ पे आएगा। ठीक है। ये टाइमलाइन है लीडर्स की, लीडर्स ऑफ द कोल्ड वॉर के। रूजवेल्ट जब होता है तो ट्रूमैन और रूजवेल्ट इन दोनों के दौर में। स्टालिन होता है दूसरी साइड पे, आइजन होवर आता है, केनेडी आता है इसके दौर में, क्रुश्चेव होता है यूएस का जो है वो लीडर। उसके बाद जॉनसन होता है, निक्सन होता है, फोर्ड होता है, कार्टर होता है और रीगन का जो आधा पीरियड होता है वहाँ ब्रेजनेवियन जो है वो आता है उनका प्रीमियर। ठीक है। रेगन के बाद जो है वो वार खत्म होने वाली होती है, उसमें गोर्बाचेव होता है, गोर्बाचेव वार खत्म करता है और रीगन होता है उस दौर में। ठीक है। उसके बाद बुश सीनियर जिसको कहा जाता है, जॉर्ज H.W. बुश जिसको कहा जाता है, वो आता है और आगे येल्टसिन आता है, मतलब वो गोर्बाचेव के बाद। ठीक है। चाइना में हम देखते हैं कि 1949 में रेवोल्यूशन आ जाता है और वह माओ माओ की हुकूमत आ जाती है, चेयरमैन माओ की। और उसके अलावा जो है उसके बाद जो है डिंग जियाओपिंग आता है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए भी मशहूर है चाइना में। ठीक है, ये लीडर्स होते हैं इसके। Stalin was a dictator leader of Soviet Communist Party until his death 19. He led Soviet through World War II and believed that his country made the great sacrifices to defeat अपना जो है वो कौन, नाजी जर्मनी। अच्छा, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या है? 33rd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या कहता है? हमने जो है वो सोवियत अग्रेशन। अच्छा, एक चीज हमने देखी कि जब जो है वो फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट था तब तक जो है वो फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट जो था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसने जो है वो यूएसएसआर के खिलाफ इतना टफ स्टैंड नहीं लिया था जितना हैरी ट्रूमैन लिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्लाई होती है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि आइडेंटिटीज का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपका लीडर चेंज होगा, आपकी सोच चेंज हो जाती है कंट्री की, और आपकी कंट्री के जो डिसीजन है वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि पाकिस्तान में चेंज आया जब हम देखते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट आई, ट्रेडिशनल जो है मुस्लिम लीग नून और पीपी की गवर्नमेंट आ रही थी, तो वहाँ पे इतना जो है चेंजिंग हुकूमत नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही लीडर चेंज हुआ तो हुकूमत के प्रायोरिटीज में चेंज आ गया, हुकूमत की जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई, गवर्नेंस की चीज़ें चेंज हो गई। इसी तरह ट्रूमैन जो है वो टफ स्टैंड रखता था अगेंस्ट यूएस। अच्छा, तो ट्रूमैन ने क्या कहा? ट्रूमैन ने एक डॉक्ट्रिन दिया जिसको ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के तहत हम जो है वो कम्युनिस्ट को कर्टेल कर रहा है। दिस पॉलिसी वाज टू हेल्प द वार अफेक्टेड यूरोप टू रेजिस्ट द सोशलिस्ट थ्रेट, उसको रेजिस्ट करना है। ठीक है। इसी के चलते हुए मार्शल प्लान दिया गया, द यूरोप रिकवरी प्रोग्राम भी कहा जाता है मार्शल प्लान में, कि कम्युनिस्ट को रोकना है, इसलिए $13 बिलियन एड टू वार अफेक्टेड कंट्रीज को देनी है। मतलब ट्रूमैन डॉक्ट्राइन मेन डॉक्ट्राइन है प्रेसिडेंट का, उसके अंदर जो है वो काम करते हैं। मार्शल प्लान, जॉर्ज सी मार्शल जो है वो एड देते हैं $13 बिलियन की। ठीक है। अच्छा, डिवीजन ऑफ जर्मनी, ऑक्यूपेशन जोन ऑफ बॉर्डर इन जर्मनी, एक दो तीन चार, चार जो है वो हिस्सों में डिवाइड किया गया। इस हिस्से को गवर्न करता था यूनाइटेड किंगडम, इस हिस्से को फ्रांस गवर्न करता था, इस हिस्से को यूनाइटेड स्टेट गवर्न करता था और चौथे हिस्से को सोवियत यूनियन गवर्न करता था। ठीक है। इन तीनों हिस्से को, इन तीनों जो हिस्से हैं ब्लू कलर में, येलो कलर में और ग्रीन कलर में, इन तीनों हिस्सों में जो है वो वेस्ट लेड गवर्नमेंट थी। ठीक है। सेम जो डन हुआ था ये वही पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस वाली बात है। ठीक है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड का जो मैप था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया था आफ्टर जो है वो अपना जो है वो कोल्ड वॉर। एक वो पावर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का साथ दे रहे थे उसके अलाइज थे। ठीक है।
उसको हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहते हैं। दूसरा वो थे जो सोवियत यूनियन और उसके साथी थे, ठीक है। और तीसरा वो थे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको कहते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट आ जाता है, वो थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन जो है चीजें थी। अच्छा, after the Second World War, Stalin implies dominance on Eastern Europe, and America was not really happy with Stalin's power grab in Eastern Europe and began to take measures to contain Soviet influence. But both of them had their own justifications. ठीक है, कोल्ड वॉर शुरू हो गई, ठीक है। ईस्टर्न ब्लॉक ये था सोवियत यूनियन और उसके सैटेलाइट स्टेट जिसको कहते थे, उसमें ईस्ट जर्मनी, जर्मनी के दो टुकड़े किए गए, एक वेस्टर्न जर्मनी, एक ईस्टर्न जर्मनी। वेस्टर्न जर्मनी में तीनों हिस्से मौजूद थे जो वेस्ट लेड अलायंस के पास थे, लेकिन ईस्टर्न जर्मनी के पास एक ही हिस्सा था। वहाँ पे ईस्टर्न जर्मनी में हमने कम्युनिज्म देखा, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, रोमानिया था, बुल्गारिया था। ये सारे जो चीज़ें हैं ये सेटेलाइट स्टेट थे सोवियत यूनियन की, मतलब सोवियत यूनियन के अंडर थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे जाके जब वार खत्म होती है तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी फिर वापस जो है वो सोवियत यूनियन में आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है, आयरन कर्टेन फेमस स्पीच है अपना जो है विल्सन चर्चिल की, उसने जो है वो 5 मार्च 1946 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके दी थी। फ्रॉम स्टेट इन द बाल्टिक टू द ट्रिस्ट इन द एटलांटिक एंड आयरन कर्टेन है डिसेंडेड अक्रॉस द कंटिन्यू। के आयरन कर्टेन का मतलब है कि एक लोहे का पर्दा, मतलब ये क्या, दो ब्लॉक के दरमियान एक एक जो है वो कर्टेन बिछाई गई है बाय यूएसएसआर। ये जो कर्टेन आप देख रहे हैं ये पूरी जो है वो कर्टेन बिछाई गई है बिटवीन द टू, यूरोप यूरोप के बीच को डिवाइड किया गया है और ये आयरन कर्टेन बिछाई गई है। ये आयरन कर्टेन के अंदर जो है वो यूएसएसआर की हुकूमत, मतलब कम्युनिज्म है मौजूद है, और एक तरफ जो है वो कैपिटलिज्म है आयरन कर्टेन के अंदर, ठीक है। आयरन कर्टेन को जूम करके देखा जाए तो किस तरह बर्लिन को डिवाइड किया गया है और जो है वो ईस्टर्न जर्मनी को और डिवाइड किया गया है, हम देख सकते हैं। उसके बाद वार स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, वार स्टार्ट ये होती है कि हम देखते हैं कि जैसे ही जो वो जर्मनी है उसको तो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, चार हिस्सों में डिवाइड किया गया, लेकिन हम देखते हैं कि एक वेस्टर्न जर्मनी है, ये तीनों मिला के वेस्टर्न जर्मनी, एक ईस्टर्न जर्मनी, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो नक्शा में दिखाई दे रहा है हमें, जूम कर लेते हैं इसको। ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो है वेस्टर्न बर्लिन है, ये ईस्टर्न बर्लिन है, तो इन दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट की जाती है, जिसमें ब्लॉकेज क्रिएट किया जाता है, जिसको कहा जाता है बर्लिन ब्लॉकेज। मतलब क्या था, यूएसएसआर क्या करता है, इसको ब्लॉक कर लेता है और उसको जो वेस्ट जर्मनी है उससे अलग कर देता है। और तो इस पूरे ब्लॉक को ब्लॉक कर दिया, वेस्ट जर्मनी को ब्लॉक किया हुआ है, जो काले कलर का नज़र आ रहा है वेस्ट जर्मनी, उसको ब्लॉक कर देता है चारों साइडों से, क्योंकि क्योंकि ये बर्लिन जो है वो किस हिस्से में आ रहा है, बर्लिन यूएसएसआर के हिस्से में आ रहा है, लेकिन बर्लिन को हुकूमत किसकी करनी है, दोनों ने मिल के करनी है। तो यहाँ से जो है वो एयर लिफ्ट की जाती है, मतलब जो ज़रूरी एशिया का सामान है, कोल है या दूसरी चीज़ें हैं, इसको एयर लिफ्ट के ज़रिए जो है वो वेस्टर्न जर्मनी से कनेक्ट किया जाता है। मतलब वेस्ट वाले पूरा अपने रिसोर्सेज लगा देते हैं कर्टेन करने के लिए इस पे जो एम्बार्गो लगा हुआ है, ठीक है। बर्लिन एयरलिफ्ट होती है, ठीक है। फर्स्ट मेजर क्लैश जो जर्मनी, यहाँ से मतलब एक प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ कोल्ड वार, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये एयरलिफ्ट की पोजीशन है। उसके बाद क्या होता है कि 1961 में हमने देखा कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान एक वॉल क्रिएट की जाती है जो 28 ईयर तक जो है वो लगी रहती है। उस वार को जो है वो मुख्तलिफ नावल में कंडेम किया जाता है कि आपने जो है लोगों को अलग कर दिया है, जो लोग एक दूसरे से रिश्तेदार हैं, वो दो मुल्कों की लड़ाई में, दो जो है आइडियोलॉजिस की लड़ाई में लोग अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो वर्ल्ड तीन हिस्सों में डिवाइड है, मैंने बताया कि यूएसए होता है, यूएसएसआर होता है और एक नॉन अलाइंड मूवमेंट होती है, ठीक है। जो लीडर्स हैं, स्ट्रॉन्ग जो लीडर्स हैं आपस में, वो जो है वो एक दूसरे से लफ्ज़ों का क्लैश भी करते हैं कि आप जो है वो गलत हो, हिस्ट्री हमारी साइड पे है,
ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रॉक्सी वार होती हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं? चाइनीज सिविल वार एंड कोल्ड वार, कोरियन वार होती है, वियतनाम वार, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सोवियत ऑक्यूपेशन अफगानिस्तान, कोल्ड वार एंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। ये सारी चीज़ें जो है वो कोल्ड वार के हिस्से में प्रॉक्सी वार होती हैं। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि 1949 46 से 49 में चाइना और चाइना के अंदर, और जो है दूसरा ताइवान जिसको आजकल कहते हैं, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है, जिसका नाम ताइवान का है। तो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं और कम्युनिस्ट लोग हैं, इन दोनों के बीच में क्लैश होता है, और फाइनली चाइनीज जो है वो कम्युनिज्म जो ब्लॉक होता है, जिसकी क़यादत माओ जेडोंग कर रहे होते हैं, माओ जेडोंग भी कहा जाता है इनको, तो वो कर रहे होते हैं, वो जीत जाते हैं। वो जो है वो कैपिटलिस्ट जो ब्लॉक है उसको मूव कर लेते हैं ताइवान की तरफ। वो हम देखते हैं कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है 1949 में। ये एक यूएसएसआर की विक्ट्री है, ठीक है। उसके बाद कोरियन वार लगता है। कोरियन में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 38 पैरेलल दो दो एक लाइन लगाई जाती है बिटवीन नॉर्थ कोरिया और बिटवीन साउथ कोरिया, और इन दोनों के बीच में क्या होता है कि जहाँ पे जो है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक काम कर रहा होता है अपना, नॉर्थ कोरिया में जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक कर रहा होता है, और इन दोनों के बीच में जो है वो क्लैशेस होती हैं, और आर्मी बहुत सारे लोग मरते हैं। दोनों को सपोर्ट दो अलग अलग पावर कर रही होती हैं, और ये दो मुल्क आज भी जो है वो आपस में जो है वो काफ़ी लड़ते हैं। और देखते हैं कि हम नॉर्थ कोरिया में जो है वो लोग कितने जो है वो गरीब और लोअर क्लास में, और साउथ कोरिया में लोग जो है वो, साउथ कोरिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को इतना डेवलप कर रहा है, ठीक है। वियतनाम वार होती है, सेम प्रॉक्सी वार वियतनाम में भी रिपीट होती है। 20 साल इस वार को होते हैं, और फाइनली जो है वो अमेरिका अपनी फोर्सेस निकालता है, और फाइनली वियतनाम आपस में मर्ज हो जाते हैं। और कोरिया की तरह ऐसा नहीं होता कि इनको दो हिस्सों में डिवाइड ही रहना दिया जाए, बल्कि वियतनाम अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करके वहाँ पे हुची मिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है, और वियतनाम जो है वो यूएसएसआर में जीत सकता है। इसी तरह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम देखते हैं कि 1958 में रेवोल्यूशन आ जाता है, जिसको अपना जो है वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्यूबन मिसाइल, ठीक है। वो क्यूबा में मतलब जो है ना वो हुकूमत आ जाती है फिडल कास्ट्रो। अब उस हुकूमत के खिलाफ जो है वो अमेरिकन सीआईए जो है वो साजिशें करनी शुरू हो जाती हैं। तो एक इवेंट है यहाँ से, एक इवेंट है जो आप पढ़िएगा लाजमी, आपकी असाइनमेंट है, बेस बेस ऑफ पिग इन्वेजन, ठीक है। ये आपने पढ़ना है लाजमी। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके नतीजे में जो है वो क्या होता है, उसके नतीजे में अपना जो क्यूबा है वो कहता है कि हमने अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना है, तो वो हेल्प मांगता है यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर वहाँ पे मिसाइल इंस्टॉल करने वाला होता है क्यूबा पे, ठीक है। तो ये देखिए, अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये फ्लोरिडा है, ठीक है। और उसी के साथ नीचे हम देखते हैं कि कंट्री है कौन सा, क्यूबा। तो अब क्यूबा मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नाक के नीचे क्यूबा में अगर मिसाइल आ गए तो ये थ्रेट कर रहे हैं जिस चीज़ को, तो बहुत सारा क्लैश हो जाता है इन दोनों के बीच में। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो है वो ये कहा जाता है कि बस न्यूक्लियर वार जो है ना वो होने वाली है। लेकिन फिर क्या होता है, डिप्लोमेसी हो जाती है, और ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा फाइनल जो वार है वो अफगान सोवियत वार होती है 1979 से 1988 से, जो अफगान मुजाहिदीन के बीच में पाकिस्तान मदद करता है अफगान मुजाहिदीन को जो है रीगेन करने में जो टेरिटरी है। अच्छा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि इस वार में अलाइंसेस भी बने, इसमें जो है वो एजेंसीज भी बने, नेटो बना, नेटो जो है नेटो के साथ वार्सा पैक्ट सामने बना। इसी तरह सीआईए जो सीक्रेट एजेंसी है यूएसए की, उसके सामने यूएसएसआर की सीक्रेट एजेंसी केजीबी बनी। टीटो सेंटो अलायंस भी बने, नॉन अलाइन मूवमेंट भी बनी थी, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी बनी। तो ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने, ठीक है। अच्छा,
उसके अलावा ये ना सिर्फ जो है वारफेयर जो है वो आपकी सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में, पर आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल टर्म में भी ये वारफेयर थी बिटवीन द कंट्रीज। अमेरिका ने जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक में, तब यूएसएसआर भी एटॉमिक बम की रेस में लग गया था। और एटॉमिक और न्यूक्लियर बम जो है वो आपस में बना रहे थे वो लोग। ये टाइमलाइन है कि मतलब ये जुलाई में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे 1945। यूएसएसआर टेस्टेड इज न्यूक्लियर वेपन इन 1949। फिर क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन ने भी बना लिया, फ्रांस ने भी बना लिया, चाइना ने बना लिया, इसी तरह न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होने लगी। तो आप देखते हैं कि कैसे जो है वो यूएसएसआर के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि स्पेस रेस भी इन दोनों के बीच में हुई कि स्पेस को जो है वो हमने एक्सप्लोर करना है और उसको आखिर में मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होना है। उसमें जो है वो सैटेलाइट भेजते रहे, स्पेस सैटेलाइट भेजते रहे। सोवियत यूनियन ने भेजा पहले, जो है वो कामयाब हो गया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भेजा, वो कामयाब हो गया। फर्स्ट मैन ऑन द स्पेस जो है वो रशिया का गया, लेकिन फर्स्ट मैन जिसने मून पे कदम रखा वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का गया था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसको कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अपोलो 2 जो है वो मिशन को कहा जाता है जो स्पेस रेस में गया। रेस ओवर हो गई बाय लैंडिंग द मून। यूनाइटेड स्टेट्स ने won the space race that was begun with Sputnik nukes launch in 1957. The Soviet made 4 attempts to launch the lunar landing craft between 1969 to 79। ठीक है। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ द एंड, रशिया इज डिक्लाइनिंग। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो है वो तबाह होने लगी, क्योंकि स्पेस रेस और आर्म रेस से बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च होने लगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द सोवियत यूनियन में एक इनहेरेंट फ्लॉ था कि वहाँ पे कंपटीशन ख़त्म हो गया था। कंपटीशन ख़त्म हो गया था और डिक्लाइनिंग। इसकी रिकवरी के लिए जो गोर्बाचेव थे, माइखेल गोर्बाचेव, इसने जो है वो पॉलिसी लगाई कि हमने जो है वो क्या करना है, कोल्ड वॉर को कूल करना है और डितांत मतलब रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन को जो है वो ज़्यादा करना है। तो इन दोनों के बीच में ट्रीटीज हुई, अमेरिका और जो है यूएसएसआर में ट्रीटीज हुई और रिफॉर्म्स हुई। अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में इसने रिफॉर्म्स किए, इंटरनल रिफॉर्म्स किए, और वेस्ट की तरह जो है वो अपने रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया। उसमें इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी एट द वाइट हाउस। ठीक है, इट वाज एलिमिनेट देयर इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल। उन्होंने कहा कि हमने जो है ना वो ख़त्म करने हैं, उनको बनाना भी नहीं है, जो पहले से बने हुए हैं ख़त्म करने हैं। उसके अलावा द इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी वाज साइन। जैसे ये ट्रीटी का नाम है उसी तरह ये ट्रीटी आपस में बनती गई और उससे वार एंड हो जाती है। फाइनली जो है वो एंड होती है वार को, और 1989 में जो है वो बर्लिन वार जो है वो कोलेप्स हो जाती है। और उसके बाद जो है 1991 में फाइनली हम देखते हैं कि यूएसएसआर जो है वो टूट के रशिया बन जाता है, और तकरीबन तकरीबन 15 कंट्री उसमें से निकलते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो कोल्ड वार का लेक्चर है वो हमने थोड़ा सा इसको स्किप भी किया। आपने इसको डिटेल में देखना है इवेंट्स को, और आपने जो है वो इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज लगेंगे। इस पे जो है वो न्यू रियलिस्ट भी लगेगी, इसमें आपकी न्यू लिबरलिज्म भी लगेगी, इसमें आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म भी लगेगी, आइडियोलॉजिस्ट का रोल खासतौर पर जब वार खत्म हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें लगनी है। तो इसी के साथ ही कोल्ड वार ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।